Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home. अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, ठीक है. Let's move to the subject SYBCom Com 3. In that, students, we had discussed the second module in that components of planning, then coordination. That in last video we had discussed coordination, importance of coordination. Then today we are going to discuss the management by objectives, MBO. नाउ व्हाट इज़ MBO. एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा ना तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं लिखा जाएगा, MBO ही वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है. तो आपको समझना है कि MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. सो MBO इज़ व्हाट? सो MBO इज़ ऑल्सो रिफर टू मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स. ये याद रखना जो मैं बोल रही हूँ, कभी कभी ये MCQs में पूछे जाते हैं कि what is the other name of MBO. तो MBO is also called as MBR. MBR means management by results. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट सेम प्लेस है, सेम है, ओके. दो नाम है. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ अ मैनेजमेंट मॉडल. ये एक क्या है? मॉडल है दैट एम्स to improve performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed to by both management and employees. अभी इसे ध्यान से सुनो. MBO क्या है? एक ऐसा मॉडल है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, और इसको बनाने का एम क्या है? टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो अल्टीमेटली एम्स तो यही आता है कि टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स. ये क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जब आप कभी भी किसी के भी पास कुछ काम करवाते हो या खुद कुछ करते हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है जो वर्क करने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. इसके लिए उसको क्या कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है, एकदम क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स दैट आर अग्रीड टू बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. और खाली ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट को ही नहीं पता होना चाहिए, मतलब क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स मैंने बोला तो नॉट ओनली फॉर मैनेजमेंट, इट इज़ सेम एज इट इज़ ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है. तो ये क्या हो गया? MBO. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. जब सबऑर्डिनेट्स मैनेजर के नीचे जो वर्क करते हैं ना उसे सबऑर्डिनेट कहते हैं, या सुपरवाइज़र के नीचे जो वर्क करते हैं ना उसे सबऑर्डिनेट कहते हैं. व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर setting involved in setting objectives, they are more likely to fulfill their responsibility in achieving the objectives. जब वो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको प्रॉपर वे में वो ऑब्जेक्टिव्स को क्या करें? अचीव करें, ओके. सो MBO इज़ अ वन टाइप ऑफ मॉडल जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, और MBO ये एक ऐसी प्रैक्टिस दी जाती है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखा है ना नाम, यानी मैनेजर को भी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को भी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए. बोथ द पार्टी है जिनको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना कंपलसरी है, उसी को कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि मैनेजमेंट जो है उसको भी ये बातें समझ में आना चाहिए, मतलब पूरा मैनेजमेंट जिसमें मैनेजर ट्रस्टी सब आ जाते हैं, और एम्प्लॉयज़ जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स आ जाते हैं.
ओके, नाउ स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होता कैसे मैं बोलूँ कि चलो सभी को बराबर से समझ में आना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉपर वे में सबको ऑब्जेक्टिव्स मालूम पड़ने चाहिए, बट हाउ? तो एक एक को बुला के या सबको बुला के समझाना वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो देर आर सम स्टेप्स। तो ये एमबीओ कैसे मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। दिस इज़ नॉट अ न्यू पॉइंट, ये आपको एफवाई में भी आ गया है और एसवाई में भी काफ़ी सारी जगह पे आ गया है। एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब दो टाइप के एनवायरनमेंट एनालिसिस करने हैं। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दो टाइप के एनवायरनमेंट आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। और जब भी आप एनालाइज करते हो तो आपको कौन सी थ्योरी सामने रखनी है, स्वॉट एनालिसिस। जो स्वॉट एनालिसिस का जो मॉडल है वो आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने लास्ट मतलब कोई तो भी या तो एडवर्टाइजिंग में बताया है या तो आपको कहीं भी बताया है मैंने, कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, दैट इज़ अ स्वॉट एनालिसिस। इसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। तो ये चारों को हमें एनालाइज करना है। पहले तो हमें इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करना है कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एनालाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट बिफोर सेटिंग अ गोल्स। जब कोई गोल या ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उसके पहले अंदर का एनवायरनमेंट चेक कर लेने का। क्या क्या चेक करना होता है, मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैन पावर कैपेबिलिटी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें देखना है। और उसके बाद में एक्सटर्नल, कि गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिट एक्सटर्नल यानी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर का एनवायरनमेंट। तो उसके बाहर क्या आता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज़, कस्टमर रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, बहुत कुछ आ जाता है। तो ये सब को पहले क्या करना है, स्टडी करना है। जब आप एमबीओ का प्रोसेस करते हो यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बनाने की ट्राई करते हो, कि ऐसा ऑब्जेक्टिव बना रहे हो जो सबको क्लियर हो, मैनेजमेंट को भी और एम्प्लॉय को भी। तो उसके लिए पहले आपको एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट करना है। उसके अंदर दो पॉइंट आ जाते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग गोल्स। सो स्वॉट एनालिसिस तो आपकी रेडी हो गई। अभी आप क्या करोगे, कलेक्टिवली साथ में मिलकर, जॉइंटली, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जॉइंटली डिसाइड एंड फॉर्मुलेट द गोल्स फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसके लिए ये सेकंड स्टेप्स है, बट ये सेकंड स्टेप्स में दोनों पार्टी साथ में आएगी, इसीलिए इसको कलेक्टिवली कहा है। हु? तो सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स या सुपीरियर। ओके, तो हम कोई भी ले सकते हैं, जो हायर अथॉरिटी है बोलेंगे तो भी चलता है। सो मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट बोथ jointly decide and formulate the goals of particular activity, जिसके भी ऊपर है, and then goals are set in key result area। फिर उसका रिजल्ट एरिया देखेंगे कि प्रोडक्शन एरिया है, मार्केटिंग है, फिनांस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है। सो ये सेकंड पॉइंट है, इट इज़ वेरी इजी, कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग गोल्स, दोनों पार्टी साथ में मिलकर गोल बनाते हैं। देन कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग प्लान, सेम, superior and subordinate jointly formulate action plans to achieve goals। बराबर है। जब हमने साथ में मिलकर क्या बनाया, जॉइंटली गोल्स बनाया, तो अभी उसको क्या करना है, फॉर्मुलेटिंग प्लान बनाना है। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जॉइंटली फॉर्मुलेट एक्शन प्लान टू अचीव गोल्स। और इसमें फिर बहुत कुछ प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, ऐसे बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं वो लोग, अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं। मतलब मैं बोलूँ कि चलो अभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए प्लान बनाना है, तो नॉट ओनली वन प्लान, एक प्लान नहीं बनाना है, 3 से 4 प्लान बनाना है। इससे क्या होगा, 3 से 4 प्लान में से फिर हमें बेस्ट सिलेक्ट करने के लिए चांसेस मिलेंगे, ठीक है। देन ये हो गया प्लान। देन नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग द बेस्ट प्लान। जैसे मैंने बोला ना कि जब वो प्लान बना रहे तो 1, 2, 3 ऐसे 3, 4 प्लान बना रहे। देन उसके बाद
इवेल्युएटिंग द बेस्ट प्लान। फिर उसमें से क्या करेंगे, बेस्ट प्लान क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। 3-4 प्लान बनाए हैं, 3-4 प्लान में से वो क्या करेंगे, एक सिंगल प्लान को सिलेक्ट करेंगे और उसमें उसको बेस्ट प्लान ये करेंगे। देन सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, आई थिंक सो मैंने सेम पॉइंट 2 बार लिख दिया है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, फिर उस प्लान को, एक बेस्ट प्लान सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद में क्या करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। सो सबऑर्डिनेट इम्प्लीमेंट द प्लान विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब जब एक बेस्ट प्लान सिलेक्ट हो जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में होता है, सो द प्लान इम्प्लीमेंटेशन विल बी हैंड ओवर टू द सबऑर्डिनेट। सुपरवाइज़र और मैनेजमेंट को नहीं करना होता है, काम किसको करना होता है, लोअर लेवल पे जो वर्क होता है, ग्रास रूट लेवल पे, वो तो सबऑर्डिनेट्स को ही करना होता है। सो द सबऑर्डिनेट्स इम्प्लीमेंट द प्लान, इम्प्लीमेंट तो करते हैं बट विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट, सपोर्ट और गाइडेंस मैनेजमेंट का लेने के बाद, ठीक है। तो इन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान द मैनेजर अंडरटेक द ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। तब वो काम ये लोग करते हैं पर ऑर्गेनाइज करके कौन देता है, तो मैनेजर। क्या ऑर्गेनाइज करता है, रिसोर्सेज, डायरेक्शंस द सबऑर्डिनेट, मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट, यानी ये सब काम सुपरवाइज़र और मैनेजमेंट वाले करते हैं, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। देन नेक्स्ट इज मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट पीरियडिकली एवरी मंथ, पीरियडिकली बोलेंगे तो ठीक है, एवरी मंथ समझो, एवरी मंथ ये लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, किससे, जो हमने प्रिपेयर किया है उससे। समझो मैंने प्लान किया था कि मुझे 1 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, तो एंड ऑफ द मंथ मैं देख रही हूँ कि 90,000 का हुआ, 95,000 का हुआ, या फिर कोई मंथ में देख रही हूँ 1 लाख के ऊपर हुआ। तो ये अप एंड डाउन पॉसिबल है, तो ये मेजरमेंट करना मैनेजर और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स दोनों की ड्यूटी है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन जो हमने पहले किया था, टारगेट प्लान और एक्चुअल प्लान दोनों को कंपेयर करना, और ये सभी करते हैं। मतलब हम सोचते हैं ना, चलो मैं मार्केट का एग्जांपल दूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेसिंग समथिंग, तो मैं क्या करूँगी, मेरा एक बजट है कि आज तो मुझे ना 500 रुपये की चीज़ें खरीदनी, पर मैं जब घर आऊँ तो कभी मेरा 500 के ऊपर भी हो जाए, कभी मेरा 500 के नीचे भी हो सकता है। तो जब मैं ये मेजरमेंट करती हूँ तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। मेरा टारगेट क्या था और एक्चुअली मैंने खर्चा कितना किया। इज़ इट क्लियर? ओके। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज देन कंपेयर्ड अगेन प्लान टारगेट। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान टारगेट के साथ क्या करना है, कंपेयर, एंड द कंपैरिजन विल बी इंडिकेट डेविएशन। अगर कुछ ऐसा रहा तो फिर वो डेविएशंस के थ्रू कंपेयर करते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से होता है। देन स्टैटिस्टिकली यूज़ ज़्यादा होता है, स्टैट्स जो आपने पढ़ा है ना FY में, वो स्टैटिस्टिकली कंपैरिजन किया जाता है। देन कॉजेज ऑफ डेविएशन। सो कॉजेज ऑफ डेविएशन इज़ व्हाट, इफ़ देर आर डेविएशन, अगर कुछ शॉर्टफॉल निकलता है, कुछ प्रॉब्लम निकलता है, तो फिर क्या करना है, उसके कॉजेज ढूंढने हैं। क्योंकि मेजरमेंट में जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो कॉजेज, कुछ ना कुछ डेविएशन है। मतलब कि मैंने 1 लाख बोला तो 1 लाख की जगह 90 हुआ तो 10,000 का डेविएशन है। 1 लाख की जगह 1,10,000 हुआ तो 10,000 का हुआ। तो ये जो भी आता है, शॉर्टफॉल आता है तो ही उसका ज़्यादा ये करेंगे, अगर वो ज़्यादा हुआ तो लोग इतना ही नहीं करते, ठीक है। सो इफ़ देर आर डेविएशन, अगर डेविएशन आया तो फिर उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉजेज़, कि भाई कहाँ मिस्टेक हो गई, जितना सोचा उतना क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न होगा। सो उसको बोलते हैं डेविएशन। सो द डेविएशन में बी ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ भी हो सकता है, मार्केट का इशू हो सकता है या फिर अपनी कंपनी का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
बट डेविएशन आया तो फिर उसका फाइंड आउट करना ज़रूरी है कॉजेज़। शॉर्टफॉल क्यों हुआ, अब वो सब शॉर्टफॉल इन सेल्स मे बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, कुछ भी इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, मे बी ड्यू टू इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, प्राइस, कॉम्पिटिशन्स, ये वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो कॉजेज ऑफ डेविएशन, देन करेक्टिव मेजर्स। फिर हमें समझ में आ गया ना कि ये रीज़न था, मेरी कंपनी में मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो पाया, उसकी वजह से शॉर्टफॉल आया, जितना टारगेट सोचा था उतना टारगेट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ क्या था, शॉर्टफॉल इन किस में शॉर्टफॉल आया था मुझे, रॉ मटेरियल्स में। अब ये फाइंड आउट तो हो गया कि ये रीज़न से वी आर सफरिंग फॉर दिस रीज़न। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक करेक्टिव मेजर। जब हमें कोई चीज़ का रीज़न पता चल जाता है तो रीज़न लेके बैठ नहीं जाते हम, उस रीज़न को फिर क्या करते हैं, हम सॉर्ट आउट करते हैं। सो करेक्टिव मेजर्स क्या निकालते हैं, द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट लिस्ट आउट करेक्टिव मेजर्स। फिर वो लोग दोनों क्या करते हैं, लिस्ट आउट करेक्टिव मेजर टू ओवरकम द डेविएशन, एंड करेक्टिव मेजर्स आर एनालाइज्ड। और वो करेक्टिव मेजर्स को प्रॉपर वे में क्या करते हैं, वो लोग एनालाइज्ड करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अंडरटेकन फॉर एवरी करेक्टिव मेजर्स। हमेशा वो लोग एनालिसिस करते हैं और उसमें भी कॉस्ट बेनिफिट को ज़्यादा एनालाइज करते हैं। एंड देन बेस्ट करेक्टिव मेजर्स इज सिलेक्टेड। फिर उसके बाद में वो लोग कॉस्ट बेनिफिट को एनालिसिस करने के बाद बेस्ट करेक्टिव मेजर को सिलेक्ट करते हैं। सो आर यू गेटिंग किस तरह से हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जा रहा है। कॉजेज ऑफ डेविएशन, फिर डेविएशन का रीज़न जान लिया तो क्या मिलता है, करेक्टिव मेजर्स। देन लास्ट इज फॉलोअप। फॉलोअप यानी रिव्यू, क्या लेना है आपको, रिव्यू। दिस इज द फाइनल स्टेप्स और स्टेज ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। द मैनेजमेंट अंडरटेक एनुअल रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट क्या लेता है, अंडर रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। अब स्टार्टिंग से इतना वर्क कर रहे, प्लानिंग से लेके एंड तक, तो फिर बाद में लास्ट में रिव्यू तो लेना चाहिए ना कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या किया था, क्या हो रहा है और कैसे अभी होगा, ये सब चीज़ का रिव्यू लेते हैं वो लोग। तो एट द परफॉर्मेंस रिव्यू, नॉर्मली वो लोग परफॉर्मेंस रिव्यू लेते हैं। सो द परफॉर्मेंस रिव्यू, द सुपीरियर एक्ट एज अ गाइड रेदर देन अ जज टू टेक स्टॉक ऑफ द परफॉर्मेंस। जब रिव्यू लेते हैं ना सुपीरियर लोग, किससे, परफॉर्मेंस कैसा रहा क्या रहा, सबऑर्डिनेट से, तो वो ऐसा हम जज है, तुमने ये मिस्टेक की है, ऐसा रिव्यू नहीं लेना है। आप लोग भी याद रखो, आपको फ्यूचर में किसी का रिव्यू, किसी का फॉलोअप लेने बोला तो आप ऐसा उसके मालिक नहीं बन सकते हो। अगर मुझे बोला कि स्टूडेंट्स का रिव्यू लो या फॉलोअप लो, तो मैं आपके ऊपर ये नहीं कर सकती हूँ, मतलब जज नहीं बन सकती हूँ आपकी। मुझे आपके साथ कैसे करना है, गाइड करके बात करना है। मैं आपकी गाइड हूँ और मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ऐसा हुआ था तो ऐसा भी हो सकता था, अब हम थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हम किसी को क्या नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते। यू आर नॉट अ जज कि भाई ऐसा किया तूने इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट टू विथ योर सबऑर्डिनेट्स। हाँ, सुपीरियर आप हो या सुपरवाइज़र आप हो तो इट्स ओके, बट आप फिर से रीटेस्ट ले सकते हो, फिर से उनको नया कुछ गाइड कर सकते हो, बट हम डायरेक्टली इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर। तो दिस आर द स्टेप्स ऑफ MBO. So MBO is an important concept. Remember MBO का मतलब समझ में आया ना कि मैनेजमेंट और सुपरवाइज़र दोनों को, या सॉरी, मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट, सब लोगों को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। और इस सबको क्लियरली डिफाइन करवाने के लिए वी शुड फॉलो द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ MBO. सो हमने ये MBO के अलग अलग क्या है कि स्टेप्स फिर से बता रही हूँ। जब आप एग्ज़ाम्स में स्टेप्स लिखते हो तो 1 बाय 1 लिखना है, ठीक है। आप एक फर्स्ट स्टेप्स लिख के थर्ड वाला फोर्थ वाला ऐसा नहीं लिख सकते हो।
ये ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स सबको गाइड किया है. Now in next video we will see the advantages of MBO. So MBO के हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? 2. एक हो गया हमारा स्टेप्स. सेकेंड कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा MBO का? एडवांटेजेस. कि भाई इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, इतना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना क्यों है, इससे बेनिफिट क्या है, कुछ तो बेनिफिट नज़र आना चाहिए ना हमें. तो वो एडवांटेजेस में हम लर्न करेंगे. दैट वी विल लर्न इन एडवांटेजेस ऑफ MBO. सो स्टूडेंट्स, ये सब आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में अपनी बुक में लिख कर रखना है. जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे या कन्फ्यूजन्स लग रहे होंगे, यू कैन राइट इन 1 पेज. फिर जब हम मिलते हैं, जब हमारा कांटेक्ट होता है, तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो टेक केयर फॉर एवरीथिंग. और जितना टाइम मिल रहा है अपना अच्छी तरह से स्टडीज़ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? आई थिंक सो कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. टेक केयर एंड बाय.